बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोहर मॉडल की एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ठीक है ना। अब बोहर ने कुछ एसम्पशन दिए और उन एसम्पशंस के मुताबिक प्रोटॉन जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की बनिस्बती इलेक्ट्रॉन वो स्टेशनरी होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उस उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्लस जेड ई होता है। अब ये जेड क्या किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है और ई चार्ज को ज़ाहिर करता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन्स है उसके जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर है और उन पर चार्ज तो वैसे ई है। ठीक है ना। तो जेड ई एज ए चार्ज ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज है जो प्रोटॉन के ऊपर होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है ना। उस बोहर के एजम्पशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ जो होते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उनमें रिवॉल्व करता है और उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? वो आर होता है। अब हमने कहा कि लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ई जो होता है ये चार्ज किसके ऊपर होता है? जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, सराउंडिंग नहीं सॉरी अराउंड जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये होता है, और उसका मास कितना होता है? वो एम होता है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम ला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वो देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर चार्ज उन पर होता है, वो भी चार्ज है, लेकिन सिर्फ साइन में डिफरेंस है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए हमारे पास कूलम्बिक लॉ है, कूलम लॉ है, जो फिजिक्स में आपने पढ़ना है पार्ट 2 में, एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स में डिटेल से आपने पढ़ना है। तो उस लॉ के मुताबिक जो कूलम्बिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ई है, न्यूक्लियर चार्ज है वो जेड ई है, दोनों को प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी वो सर्कुलर वो जो क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इनके बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसके बीच अट्रैक्शन होता है, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स लगती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, तो कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू के हमने लगा दिया, के इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9.9 सॉरी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ जूल पर कूलम पर मीटर होता है, ठीक है। अब इसका जो ये तो वैल्यू हो गया, ये इक्वेशन ये के किसके बराबर होता है? के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी, ये हमारे पास क्या है? परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी है। अब इसका वैक्यूम परमिटिविटी का क्या मतलब है कि वैक्यूम में जब हमारे पास दो चार्ज हैं, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी जो होती है, ये कितनी फोर्स को अलाउ करता है कि वो इस वैक्यूम से पास हो जाए, ये उधर से इधर पास हो जाए, ठीक है ना, और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए। तो इस वैक्यूम परमिटिविटी और ये मेजर है कि कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास हो सकती है वैक्यूम से, ठीक है ना, कि ये वैक्यूम परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है? ये एक मेजर है जिसके थ्रू हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी आसानी से वैक्यूम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पास करता है दूसरे चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर होता है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो जो कूलम्बिक फोर्स था उसकी जगह उसमें के मौजूद था, तो के को मैंने हटाकर के का वैल्यू लगा दिया, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है ना। अब ये इधर देखिए, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से बाहर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिजल्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये न्यूक्लियस इसको वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वापस इस तरफ कंपेल करता है, ये ऐसे स्ट्रेट जाता है, फिर इधर फोर्स लगती है इसकी तरफ, इस
पर इस डायरेक्शन में, तो ये सर्कुलर मोशन किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस होती है, प्रोवाइड कौन करता है, कोलम्बिक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, जो अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के, लेकिन दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर स्टेबल ऑर्बिट, जब भी एक ऑर्बिट स्टेबल हो, ठीक है ना, उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा, रिवॉल्व होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगी कोलम्बिक फोर्स के रिजल्ट में, और उसके अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम आते हैं इस बात पर कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ये ऑर्बिट स्टेबल है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या है, m²/r है, और कोलम्बिक फोर्स का वैल्यू है Ze²/4πε0r² है, ठीक है। अब ये r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा mv², क्या mv² इक्वल टू Ze²/4πε0r, ठीक है। अब हमें इधर से r का वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया कि इस वैल्यू को, ये जो टोटल वैल्यू मेरे पास मौजूद है, इस वैल्यू को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। mv² मल्टीप्लाइड बाई 4πε0r इज इक्वल टू Ze² डिवाइड बाई 4πε0r मल्टीप्लाइड बाई 4πε0r, ठीक है। अभी ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, Ze² हमारे पास अकेला रह जाता है, तो mv² इंटू 4πε0r इक्वल टू Ze²। अब मैं r के वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो होल वैल्यू है mv² 4πε0 को मैं दोनों साइड पे डिवाइड करूँगा, इधर भी डिवाइड करूँगा, इधर भी डिवाइड करूँगा। जब दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ तो mv² 4πε0r विल बी कैंसिल विद mv² 4πε0, ओके। तो r अपनी जगह पे रह जाएगा और इधर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो r की वैल्यू आ जाएगा Ze² डिवाइडेड बाई mv² 4πε0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करते हुए हमने कहा कि रेडियस इक्वल टू Ze² डिवाइड बाई mv² इंटू 4πε0r, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि रेडियस और वेलोसिटी का जो स्क्वायर है इसका इन्वर्स रिलेशन है। आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जिस ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 रिवोल्यूशन करेगा, स्पीड उसका ज़्यादा होगा। अगर जब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कम होगी, ठीक है ना। अब ये हमारे पास रेडियस आ गया, ये वाला रेडियस आ गया। अब हम आते हैं नाउ फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर। बोहर ने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा, उसमें रेजिडेंट होगा, सही, जिसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज हो, जिसको पैक्स वैल्यू मोमेंटम का, जिसका मोमेंटम भी पैक्स हो, ठीक है, तो उसमें ये रिवोल्यूशन करेगा। अब देखो mvr इक्वल टू nh/2π, ये उस बोहर का पोस्टुलेट से हमने mvr, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv है। जब एंगुलर की बात आ जाती है, लीनियर मोमेंटम है l इक्वल टू r क्रॉस p, तो l इक्वल टू r क्रॉस p, mv को हम p से जाहिर करते हैं और r हमारे पास रेडियस आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं v का वैल्यू निकालता हूँ, तो mr को मैं दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ, तो mr डिवाइड बाई mvr डिवाइड बाई mr इक्वल टू nh/2π इंटू mr, ये r है, v नहीं है, सॉरी, ये आर है, तो ये एम आर विल बी कैंसिल विद दैट एम आर, ओके। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, v इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2π एम आर, ये भी आर है, कैलकुलेशन में ज़रा प्रॉब्लम आ गया, एम वी आर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, v² इक्वल टू एन एच बाई 2π एम आर होल स्क्वायर, ठीक है। जब होल स्क्वायर हो गया तो मतलब ये स्क्वायर इन सारे के ऊपर लागू हो गया, v² इक्वल टू n² बाई 4, ये 2 के ऊपर आ गया 4 हो गया, पाई के ऊपर आ गया 5², m के ऊपर आ गया m² और r² आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास लेट सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इस v² का वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, जो मैंने इधर mvr इक्वल टू एन एच बाई 2π से निकाला, तो मैंने स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, इधर स्क्वायर में इसीलिए कन्वर्ट कर दिया v² इक्वल टू n²h², क्योंकि उधर r की जो वैल्यू है इक्वेशन है 3rd नंबर इक्वेशन में, ये v² में है, तो मुझे v² में लाना मेरे लिए ज़रूरी था।
जब मैंने वी का वैल्यू पुट करना है तो मैंने कहा कि आर इक्वल टू वो जो ना इक्वेशन नंबर 3 थी उसको मैंने ज़रा चेंज कर दिया, आर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एम के साथ जो वी था वी को मैंने इधर डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया, एम 4π/0 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। और मैंने ऐसा वी की नीचे एक मौजूद है, वन इज़ प्रेजेंट हियर बट आई एम स्लाइटली नॉट हाईलाइटेड, वैसे ही लिखता हूँ, हाईलाइट करके नहीं लिखता क्योंकि वैसे ही। जब मैंने वी का वैल्यू पुट किया तो क्या गया, आर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एम 4πε0 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4π² एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ओके, अब जब ये डिवीजन है इसको मैं क्रॉस में बदलता हूँ, चेंज करता हूँ, तो ये 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया। अभी ये जो m है ये इस एक m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये m कम्प्लीटली नहीं कैंसिल होता क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर है, एक चला जाएगा एक रह जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो r, हाँ ठीक है, और ये एक r के ऊपर स्क्वायर है r, इधर से ये आर स्क्वायर मैंने इधर इस स्टेप में किया है, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक आर इधर भी होगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये स्टेप होता है तो हमारे पास आर की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर 5rm बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मैं अब क्या करता हूँ, मैं आर का वैल्यू निकालता हूँ, तो इसीलिए मैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर 4πrm डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 के साथ 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू इसका आ जाएगा, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगा। मैंने इक्वेशन को ज़रा चेंज रीअरेंज कर दिया है, तो जेड स्क्वायर की जगह में ये मैंने इधर लिखा है जेड स्क्वायर 5rm इक्वल टू ये मैंने इधर लिखा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि इसका आर का, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये जेड स्क्वायर 5rm है, तो मैं आर को छोड़ दूंगा, बाकी को डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड पे। तो जेड स्क्वायर 5rm डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर 5m इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू 5m आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर से जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल, एम के साथ कैंसिल, आर की कैंसिलेशन के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पाई, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड स्क्वायर पाई इंटू एम रह जाएगा। अभी हाइड्रोजन के लिए हमने कहा है कि जेड का वैल्यू क्या है, 1 है। अभी मैं इसी को पुट करता हूँ, जेड इक्वल टू 1 को पुट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने जब जेड की जगह पे 1 पुट किया तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 इंटू पाई एम ई स्क्वायर आ गया। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगा। तो आर इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई पाई एम ई स्क्वायर। अभी एन को बाहर में हमने निकाल लिया है, ये बाहर आ गया। अंदर की ये जितनी कांस्टेंट है इनका वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है कितना, वैल्यू हमारे पास आता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 आंगस्ट्रॉम 10 मीटर। अभी 10⁻⁻10 मीटर को हम 1 आंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, आंगस्ट्रॉम लगा दिया। तो आर एन जब हम किसी भी जनरलाइज हो गया, ये तो आर एन का मतलब जनरलाइज हो गया, यानी किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हम मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एन टू 0.529 आंगस्ट्रॉम। अब जब एन का वैल्यू एन इक्वल टू 1 हो गया तो इधर पुट कर दो, आर 1 इक्वल टू एन की जगह मैंने 1 पुट किया, मल्टीप्लाइड बाई 0.529 आंगस्ट्रॉम। तो इससे आ जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। एफ अभी एफ एन इक्वल टू 2, तो इधर आर 2 इक्वल टू 2 इंटू 0.529 आंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है।
0.29, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं सबके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी शॉर्ट कमेंट्स मुझे बताइए कि भाई आप ये करिए वो करिए। मुझे कुछ पता नहीं लगता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ये कर रहा हूँ। जो आपको इसमें कोई कमी मालूम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करिए कि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।